Last class we discussed concept of reflection of waves. हमने डिस्कस किया था कि जब एक वेव एक सरफेस को टकराती है तो सरफेस उस डिस्टरबेंस को वापस भेजता है. वो जो सेंडिंग बैक ऑफ डिस्टरबेंस, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज योर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव. अब हम क्या करेंगे, एक ही मीडियम में दो वेव्स को एक साथ प्रोपेगेट करेंगे. जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोलने लग जाओ. तो मैं जब बोल रहा हूँ तो इस कमरे के जो पार्टिकल्स हैं मैं उनको ऑसिलेट करा रहा हूँ. आप भी बोलने लग जाओगे तो क्या होगा, इस कमरे के पार्टिकल्स आपके अकॉर्डिंगली भी ऑसिलेट करेंगे. अब पार्टिकल तो वही है हमारे बीच में, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग उनको ऑसिलेट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल्स आपस में दोस्ती कर लेंगे. वो कहेंगे कि मैं सर वाले आवाज़ को ऑसिलेट करवा देता हूँ और दूसरे पार्टिकल कहेंगे कि नहीं यार मैं इसके करा देता हूँ, मेरी इसके साथ बड़ी यारी है, हमारा प्यार है आपस में. ऐसा कुछ नहीं होगा. वो जितने पार्टिकल्स बीच में होंगे वो सब, मैं बोलूँगा मेरे कारण भी ऑसिलेट करेंगे, आप बोलोगे तो आपके कारण भी ऑसिलेट करेंगे. एक ही टाइम पे हम दोनों बोलेंगे तो वो जो पार्टिकल्स हैं उनमें दोनों के कारण ऑसिलेशन आएगी. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जब एक मीडियम में दो या दो से ज्यादा डिस्टरबेंसेस को हम एक साथ ट्रेवल करवाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट है और दैट कंसेप्ट इज योर कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. हमारे पास कंसेप्ट है और वो जो कंसेप्ट है वो क्या है, दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो लिख लो, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इफ टू और मोर waves interfere at a point in a medium, then the resultant displacement at that point is vector sum of displacement vectors due to each of them independently. मतलब कि अगर एक मीडियम में दो डिस्टर्बेंसेस हैं, दो वेव्स हैं, तो जो आपका पार्टिकल होगा वो फर्स्ट वेव के कारण भी ऑसिलेट करेगा और वो पार्टिकल सेकेंड वेव के कारण भी ऑसिलेट करेगा. तो उसकी जो ऑसिलेशन होगी वो दोनों ऑसिलेशंस का रिजल्ट होगी. तो मेरे पास लेटर से एक वेव वन है. ये जो वेव वन है उसकी जो वेव इक्वेशन है वो है R1 साइन ऑफ ओमेगा वन टी प्लस माइनस K1x प्लस फाई नॉट वन. तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर वेव हो गई. अच्छा, अब हमने क्या किया, इसी मीडियम में, सेम मीडियम में एक और वेव को प्रोपेगेट करवा दिया. हमने सेम मीडियम में एक और वेव को प्रोपेगेट करा दिया. जब सेम मीडियम में एक और वेव को प्रोपेगेट करा दिया तो हो गया R2 साइन ऑफ ओमेगा टू टी प्लस माइनस K2x प्लस पाई नॉट टू. तो ये हमारे पास दूसरी वेव आ गई. होगा क्या, अब वेव वन भी उसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वेव टू भी उसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है. तो हमको वो एक सिंगल वेव नहीं नजर आएगी, हमें वन एंड टू नहीं नजर आएगा, हमें क्या नजर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट. और इस चीज को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ superposition, the resulting wave formed will be yr is equal to y1 plus y2. अगर सपोज तीन वेव होती तो फिर y1 प्लस y2 प्लस y3. चार वेव होती तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4. तो आपको जो नजर आएगा, आपको वहां पर जो रिजल्टिंग इफेक्ट नजर आएगा वो दोनों वेव्स का सम होगा. और ये जो दोनों वेव्स का सम है, इससे ये जो रिजल्टिंग वेव बनी है, ये रिजल्टिंग वेव की जो वैल्यू होगी, ये जो रिजल्टिंग वेव बनेगी
ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपके ये R1 R2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 K1 K2 फाइ नॉट 1 फाइ नॉट 2 इनकी क्या वैल्यूज है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो R1 R2 एम्पलीट्यूड है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 से टाइम पीरियड पता चलेगा वेव का, K1 K2 से वेव की वेवलेंथ पता चलेगी, फाइ नॉट 1 फाइ नॉट 2 आपका जो ओरिजिन पे पार्टिकल है उसका इनिशियल फेज है। तो ये सब जो वैल्यूज हैं इनको बदलने पे अलग अलग रिजल्टेंट आंसर्स आएंगे, अलग अलग रिजल्टेंट वेव्स बनेंगी, तो बहुत सारी रिजल्टेंट वेव्स बनती हैं। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे, हम यहाँ पे नोटिस करेंगे दैट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ R1 R2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 K1 K2 फाइ नॉट 1 फाइ नॉट 2 different types of resulting waves are produced। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिजल्टिंग वेव्स बनेंगी। हमारे सिलेबस में जो रिजल्टिंग वेव्स हैं वो हैं स्टैंडिंग वेव्स, या हम इनको कहते हैं स्टेशनरी वेव्स, या फिर बीट्स, या फिर इंटरफेरेंस। तो हमारे पास ये अलग अलग रिजल्ट्स, अलग अलग इफेक्ट्स हैं। अलग अलग रिजल्ट्स क्यों है, अभी मैंने कहा कि आपको बताया कि ये जो आप पैरामीटर्स देख रहे हो ये वाले, इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे आपने R1 RT को बदला है, या फाइ 1 नॉट या फाइ 2 नॉट को बदला है, या आपने ओमेगा 1 ओमेगा 2 को बदला है, या K1 K2 किसको बदला है, उसके हिसाब से अलग अलग आंसर्स आएंगे। हमारे +1 के सिलेबस में एक ये स्टैंडिंग वेव्स और दूसरी ये बीट्स डिटेल में, इंटरफेरेंस को हम +2 में करेंगे। तो हमारे सिलेबस में ये दो जो गिवन सुपरपोजिशन के बेसिस पे रिजल्टिंग वेव्स बन रही हैं, ये वो दो हमारे सिलेबस में कंसेप्ट्स हैं। तो ये जो स्टैंडिंग वेव है या स्टेशनरी वेव है, इसमें क्या होता है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 R1 R2 K1 K2 फाइ नॉट 1 फाइ नॉट 2 ये सब इक्वल है, मतलब सारे पैरामीटर सेम है, दोनों वेव्स के सारे पैरामीटर सेम है। ओनली डिफरेंस इज दैट the two waves propagate in opposite directions। सिर्फ फर्क क्या है कि दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में प्रोपेगेट करेंगे, सिर्फ ये फर्क है। तो स्टैंडिंग वेव्स कब बनेंगी, स्टेशनरी वेव्स कब बनेंगी, जब दो बिल्कुल एक जैसी वेव्स, कोई फर्क नहीं है उनमें, बिल्कुल एक जैसी, बस सिर्फ कैसे ट्रेवल कर रही है, ऑपोजिट। एक जा रही है राइट टू लेफ्ट, दूसरी जा रही है लेफ्ट टू राइट, बस। और दोनों एक साथ एक ही मीडियम में है, एक ही मीडियम में एक ही टाइम पे दोनों है। तो जो रिजल्टिंग वेव बनेगी उस रिजल्टिंग वेव को हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। एंड दूसरा हमारे पास है बीट्स। बीट्स में क्या होता है, बीट्स में जो हमारा ओमेगा 1 है दैट इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2। अच्छा, ये जो ओमेगा 1 है वो 2 पाई न्यू 1 है, जो ओमेगा 2 है वो 2 पाई न्यू 2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में फर्क है।
दोनों के वेवलेंथ सेम नहीं है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी में फर्क है, बट दिस डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, मतलब फर्क है, पर वो फर्क जो है, वो जो डिफरेंस है, वो बहुत छोटा डिफरेंस है। एंड ये जो डिफरेंस है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 10 हर्ट्ज। ये जो डिफरेंस है, ये 10 हर्ट्ज से नीचे नीचे है, तो मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी में फर्क है, लेकिन थोड़ा फर्क है। तो फिर जो चीज बनती है वो बीट्स, जैसे हम गाना सुनते हैं, हम कहते हैं यार इसके बीट्स बहुत अच्छे हैं, तो जो बीट्स बन रही हैं वो बीट्स हमारी ये गिवन दो वेव्स आपस में मिल रही हैं, और जब मिल रही हैं तो हो क्या रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क है, स्लाइट फर्क है, फर्क है पर स्लाइट फर्क है। तो वो जो रिजल्ट आ रहा है, वो जो रिजल्टिंग चीज बन रही है, वो क्या है, वो बीट्स है। तो ये दो चीजें हमने स्टडी करनी है। अब जब हम सुपरपोजिशन को पढ़ते हैं, तो हमारे पास दो सुपरपोजिशन की एग्जांपल्स हैं। एक है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का क्या मतलब है, सपोज मेरे पास ये मीडियम है, ये जो है ये मेरा मीडियम है, और इस मीडियम को मैंने डिस्टर्ब कर दिया। ये जो है, ये सारे राइट नाउ सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे थे, ये स्ट्रेट का मतलब सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे थे, हमने इसको डिस्टर्ब किया। अब हमने इसको डिस्टर्ब किया, तो हमने इसको जब डिस्टर्ब किया तो हमने क्या नोटिस किया कि हमारे पास ये डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोड्यूस हुई। तो ये मेरी डिस्टर्बेंस है ड्यू टू वेव वन फर्स्ट वेव के कारण ये डिस्टर्बेंस है। मतलब ये जो आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये पार्टिकल्स अब ऐसे नहीं है। ये जो मैंने अभी ये ब्लू लाइन बनाई है, पार्टिकल्स राइट नो ऐसे हैं, अप डाउन हो रहे हैं, अभी ये ऐसे हैं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे ऊपर हो जाएगा। ये सब पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसी मीडियम में, यही वाले मीडियम में एक और वेव को उसी टाइम पे प्रोपेगेट करवा दिया, उसी टाइम पे एक और मीडियम को मैंने प्रोपेगेट करवाया। तो मैंने उसी टाइम पर एक और वेव को क्या किया, प्रोपेगेट करवाया। तो ये मेरे पास दूसरी वेव आ गई, ये आ गई वेव 2। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि सेम टाइम पे दो वेव्स को मैं प्रोपेगेट करा रहा हूं। अच्छा, अब आप क्या नोटिस करोगे, जैसे यहां वाला जो पार्टिकल है, ये वाला, इस पार्टिकल को पहली वेव के हिसाब से यहां होना चाहिए, मतलब इसको यहां होना चाहिए, ये वाली जगह पे होना चाहिए। और यही वाले पार्टिकल को दूसरी वाली वेव के अकॉर्डिंगली, दूसरी वाली वेव के अकॉर्डिंगली यहां होना चाहिए, सेम पार्टिकल को। क्योंकि अगर मैं ये ब्लू वाली वेव बनाऊं, तो इसके हिसाब से मेरा जो पार्टिकल है वो आप कहां नोटिस करोगे, राइट नाउ यहां नोटिस करोगे। लेकिन अगर मैं यहां पर ये पिंक वाली वेव बनाऊं, तो वही पार्टिकल जो मैं देख रहा हूं वो मैं कहां नोटिस करूंगा, यहां पे नोटिस करूंगा। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, मैं नोटिस कर रहा हूं कि मेरा जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल ये y1 और ये y2, फर्स्ट वेव के हिसाब से उसकी ये वाली डिस्प्लेसमेंट y1 बन रही है, और सेकंड वेव के हिसाब से उसकी ये वाली डिस्प्लेसमेंट बन रही है y2। तो पार्टिकल की फिर रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट होगी बन जाएगी y1 प्लस y2, और ये दोनों y1 y2 क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। और जब ये ऐड, क्योंकि देखो दोनों ऊपर को जा रहे हैं ना पार्टिकल, दोनों में पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, तो पार्टिकल, अब देखो पार्टिकल फर्स्ट वेव के हिसाब से ऊपर जा रहा है, सेकंड वेव के हिसाब से ऊपर जा रहा है, तो नेट पार्टिकल में दो वेव, दो डिस्प्लेसमेंट्स आ गई। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, दोनों के हिसाब से एक y1 और एक y2, तो वो कितना ऊपर जाएगा, इन दोनों का सम ऊपर जाएगा। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा, और ये आपकी ये वेव बनेगी, ये आपकी गिवन रिजल्टिंग वेव बनेगी। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, दिस इज योर रिजल्टिंग,
या आपकी रिजल्टिंग वेव है। तो हमें बेसिकली ये नहीं नजर आएगा, हमें ये नहीं नजर आएगा, 1 एंड 2 नहीं नजर आएंगे, हमें ये रिजल्टिंग वेव नजर आएगी। पर ये रिजल्टिंग वेव किसके कारण बनी? 1 एंड 2 के कारण, मतलब 1 और 2 दोनों के कारण ये रिजल्टिंग वेव बनी। तो हम यहां पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो रिजल्टिंग वेव बनी वो इसलिए बनी क्योंकि जब हमने ये दोनों को ऐड किया तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स एक ही डायरेक्शन में थे। तो इससे मैंने क्या नोटिस किया, ये वाला पार्टिकल अगर मैं नोटिस करूं, ये वाला, तो ये पार्टिकल वेव 1 के हिसाब से इसको यहां होना चाहिए, वेव 2 के हिसाब से इसको यहां होना चाहिए। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स ऐड हो गई, तो ये एक्चुअली अब यहां है, ये उसकी पोजीशन होगी। उसके दोनों डिस्प्लेसमेंट्स बढ़ के उसका जो गिवन एम्पलीट्यूड है वो क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। तो अगर जो फर्स्ट वेव है इसका अगर एम्पलीट्यूड R1 है और सेकंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो R2 है, तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में जो रिजल्टिंग वेव होगी, रिजल्टिंग वेव होगी, उसका जो एम्पलीट्यूड बनेगा, रिजल्टिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो बन जाएगा R1 प्लस R2। तो अगर मैं कैपिटल ए जो है वो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड लूं, तो जो मेरे को वेव नजर आएगी उसका एम्पलीट्यूड मुझे 1 एंड 2 के एम्पलीट्यूड से ज्यादा नजर आएगा, और मुझे दो वेव्स नहीं नजर आएंगी, मुझे एक वेव नजर आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? और जो हमारी इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये जो इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। एंड व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज योर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आपकी जो वेव जब ट्रेवल कर रही है, हमने कहा था व्हाट इज वेव, हमने कहा था वेव एक डिस्टर्बेंस है, एक एनर्जी है जो आगे जाएगी, पर पार्टिकल्स आगे नहीं जाएंगे, मैटर आगे नहीं जाएगा, मैटर वहीं रहेगा, एनर्जी आगे जाएगी। और यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो यहां पे जो ओवरऑल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि वो जो आपका एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर गया। और यहां पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं? यहां पे हम नोटिस कर रहे हैं कि ये देखो, अगर मैं वेव 1 को ऑब्जर्व करूं और ये जो वेव 1 है अगर मैं यहां पे नोटिस करूं, तो ये वेव 1 अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है और वेव 2 भी उसी टाइम पे अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। अच्छा, दोनों एक साथ अपने मीन पे आ गए, दोनों एक साथ अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ गए। तो अगर मैं इन दोनों को ध्यान से नोटिस करूं तो ये दोनों एक साथ सेम फेज में। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कब होती है? व्हेन द टू वेव्स आर इन सेम फेज। जब दो वेव्स सेम फेज में हो, या फिर फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज जीरो, या फिर जो आपका फेज डिफरेंस है दो वेव्स के बीच में वो क्या है? जीरो है। तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपकी जो गिवन वहां पे सुपर पोजिशनिंग होगी वो कौन सी होगी? कंस्ट्रक्टिव। समझ में आ गया? कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? दो वेव्स आपस में मिलती हैं और उनका जो फेज का डिफरेंस है वो क्या होता है? क्या होता है? देखो बोलो, फेज का डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है। जब एक अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे वेव जाती है, दूसरी भी उसी टाइम पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। जब वो वेव अपने मीन पे आती है तो दूसरी भी उस टाइम अपने मीन पे है। जब वेव अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाती है तो दूसरी भी अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि दोनों वेव्स के बीच में जो फेज का डिफरेंस है जब जीरो होगा तो वो दो आपस में मिलेंगी तो मिलके जो न्यू वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड दोनों की वेव्स का क्या होगा? कम होगा। और वो एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ गई। और इस टाइप ऑफ सुपर पोजिशनिंग को हम क्या नाम देंगे? कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन।
ऐसे ही जो दूसरे टाइप की सुपरपोजिशन है दैट इज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का क्या मतलब है? तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि मेरे पास ये मीडियम है, ये सारे पार्टिकल्स अभी रेस्ट पे हैं, मैंने इसको डिस्टर्ब किया, तो एक मैंने वेव को प्रोपिगेट करवाया, जैसे ये मेरी वेव 1, मैंने ये जो गिवन वेव है इसको मैंने ये प्रोपिगेट करवाया, तो ये मेरी वेव 1 होगी. अच्छा, अब मैंने इसी मीडियम में एक और वेव को साथ में जनरेट कर दिया, उसी टाइम एक और जनरेट कर दी, तो मैंने एक और वेव को जनरेट किया उसी टाइम. तो जब मैंने एक और वेव जनरेट की तो वो मैंने इस तरीके से जनरेट की, तो उसकी ये वाली ऑसिलेशंस हो रही हैं जो आपको ये नजर आ रही हैं, तो ये आपकी वेव 2. अब आप देखो, दोनों वेव्स एक ही टाइम पर एक ही मीडियम में ऑसिलेट कर रही हैं, और हमने क्या कहा था कि जो रिजल्टिंग वेव होती है वो दोनों वेव्स का डिस्प्लेसमेंट का सम है एट ए गिवन टाइम. ये मेरा पार्टिकल है, वेव 1 के हिसाब से इसको यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, और ये पार्टिकल का वेव 2 के हिसाब से, सेकेंड वेव के हिसाब से इसको यहां होना चाहिए, तो वेव 2 के हिसाब से इसको यहां होना चाहिए. हाँ जी, अब आप बता सकते हो कि अगर मैं रिजल्टिंग वेव निकालूंगा तो y1 y2 को मैं क्या करूंगा? अब देखो, ये जो पार्टिकल है ये पहली वेव के हिसाब से ऊपर होना चाहिए, दूसरी वेव के हिसाब से नीचे होना चाहिए, तो किधर होगा? इन दोनों का डिफरेंस. अब इन दोनों का क्या हो जाएगा? डिफरेंस. दोनों का कर मैं ऐड ही रहा हूं, कर मैंने ऐड ही करना है मैंने, पर मैंने क्या कहा था? R1 R2 ω1 ω2 K1 K2 φ01 φ02 के बदलने से मेरे रिजल्ट्स बदलेंगे. तो जब वेव्स आपस में मिलेंगी तो उनके मिलने के आपस में तरीके होंगे मिलने के. तो एक मैंने कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वाला तरीका बताया, अब मैं कौन सा तरीका बता रहा हूं जिसमें डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रही है. इसमें मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि वो जो पार्टिकल है एक वेव के हिसाब से वो मीन से ऊपर जाना चाहता है, और वही वाला पार्टिकल उसी टाइम पे दूसरी वेव के हिसाब से मीन से नीचे जाना चाहता है. पार्टिकल तो वही है, एक वेव उसको कह रही है ऊपर जा, दूसरी वेव उसको कह रही है नीचे जा, तो वो कहां जाएगा? दोनों का रिजल्टेंट. पर जब आप उसका रिजल्टेंट निकालोगे तो y1 y2 ऐड होने की जगह माइनस हो जाएंगे. तो वो जो फेज है, फेज के बदलने से ये जो y1 y2 आप देख रहे हो, चाहे मैंने इनके ऊपर वेक्टर नहीं डाला हुआ, पर फेज के बदलने से आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो y1 y2 का आंसर है ना वो बदलेगा. ये नहीं है कि अगर y1 2 है, y1 y2 3 है तो हमेशा आंसर 2 + 3 5 नहीं आएगा. डिपेंड करेगा कि y1 y2 राइट नाउ मीन के अकॉर्डिंगली कहां पर है, उसके हिसाब से आंसर है. तो मैं यहां पे क्या नोटिस कर रहा हूं? मैं यहां पे नोटिस कर रहा हूं कि अगर मैं लेट अस से ये जो गिवन फर्स्ट वेव है इसके हिसाब से अगर मैं ये वाले पार्टिकल को देखूं तो इसका ये एम्पलीट्यूड हो गया, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और सेकंड का ये वाला एम्पलीट्यूड हो गया, और दोनों अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, दूसरे अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे. एक का जो फेज है वो π/2 है, दूसरे का फेज जो है वो 3π/2 है. तो मैं यहां पे क्या नोटिस कर रहा हूं? मैं यहां पे नोटिस कर रहा हूं कि जब डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होती है तो यहां पे फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 180 डिग्री और पाई रेडियन. दैट इज टू वेव्स आर out of phase when they super when they undergo superposition, when they undergo superposition. तो जब आपकी वेव्स सुपरपोजिशन अंडरगो करेंगी
तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आप क्या नोटिस करोगे कि आपकी ये जो दो वेव्स हैं, अगर उनमें 180 का फेज डिफरेंस है, अगर वो आउट ऑफ फेज है, तो फिर क्या होगा, उनके जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो प्लस होने की जगह माइनस हो जाएंगे। और यहां पे अगर मैं एम्पलीट्यूड को सॉल्व करूं, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव अगर मैं निकालूं, तो वो मेरे पास R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2, डिपेंडिंग कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके हिसाब से। और अच्छा, अगर ये R1 R2 सेम हुए तो एम्पलीट्यूड जीरो भी आ सकता है। अभी तो मैं अलग अलग ले रहा हूं। तो मैं अगर अब इन दोनों वेव्स को ऑब्जर्व करूंगा तो मेरी जो रिजल्टिंग वेव बनेगी वो ऐसे बनेगी। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये मेरी रिजल्टिंग वेव बन रही है, और ये जो रिजल्टिंग वेव बन रही है इसका देखो एम्पलीट्यूड कितना कम है इसका। ये देखो, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है एम्पलीट्यूड वो कितना कम है, तो इसकी एनर्जी बहुत कम हो गई। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में वेव की एनर्जी बढ़ जाएगी, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में वेव की एनर्जी कम हो जाएगी। तो दो वेव्स आपस में मिल रही हैं, तो कभी कभी मेरे को लगेगा कि यार एनर्जी बढ़ गई, कभी कभी मेरे को लगेगा कि एनर्जी कम होगी। जब कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशनिंग होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, दोनों की एनर्जी का सम हो जाएगा। जब डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता था, अगर बाय चांस ये R1 और R2 इक्वल होते तो फिर क्या होना था, आपकी ये ऐसे ये मीडियम आपको लगना था मीडियम ऑसिलेट ही नहीं हुआ, कि दोनों वेव्स ने एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो इस टाइप ऑफ सुपर पोजिशन को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन। हाँ जी, क्लियर, डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन। तो एनर्जी कम हो गई, ये समझ में आ गया। नाउ वील डिस्कस योर स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। तो अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स, और दो हमारे पास एग्जांपल है, कौन सी, एक स्टैंडिंग वेव और एक बीट्स। हमने कहा था कि सुपर पोजिशन की दो एग्जांपल है हमारे +1 के सिलेबस में। तो एक स्टैंडिंग वेव है और एक हमारे पास जो है वो बीट्स है। तो हम अब ये दो को डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टैंडिंग वेव्स को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब स्टैंडिंग वेव्स में व्हेन टू progressive waves of same wavelength and amplitude travel with same speed through a medium in opposite directions and superpose upon each other, they give rise to waves called stationary waves or standing waves. तो हमने पीछे कहा था कि मेरा जो R1 है R2 है वो इक्वल है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल है। अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल है इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। मेरा λ1 λ2 इक्वल, ये λ1 λ2 इक्वल कब, अगर मैं K1 K2 इक्वल लूँ, तो K1 K2 इक्वल हो तो λ1 λ2 इक्वल होगी, क्योंकि आपको पता है K इज इक्वल टू 2π/λ। तो अगर मेरे पास ये R1 R2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 K1 K2 किसी भी दो वेव्स के इक्वल है, जैसे मेरे पास एक वेव 1 है और दूसरी मेरे पास वेव 2 है, अभी पीछे मैं बना के हटा हूं वेव 1 वेव 2। तो वेव 1 का जो एम्पलीट्यूड है, उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसका ये जो k है, और जो वेव 2 का r ओमेगा k है, ये सब क्या है, ये सब इक्वल है। अच्छा, अगर ये इक्वल है तो आपको पता है कि स्पीड ऑफ अ वेव इज ओमेगा/k। तो अगर ओमेगा और k इक्वल है तो स्पीड भी दोनों की क्या है, इक्वल है। स्पीड भी दोनों की इक्वल है, तो सब कुछ सेम है। मतलब मैंने जब नोटिस किया तो मैंने देखा कि यार दो वेव्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, सुपर पोजिशनिंग कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, क्योंकि एक ही टाइम पर वो दोनों ट्रेवल कर रही हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं है, बट ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस।
बट ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो वेव्स आएंगी वो कौन सी आएंगी? स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। बेस्ट एग्जांपल स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स की बेस्ट एग्जांपल क्या है? मेरे पास लेट्स से ये एक स्ट्रिंग है और मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को देखो ये यहां से भी फिक्स कर दिया, यहां से फिक्स कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहां से डिस्टरबेंस को प्रोपेगेट कराया, तो ये मेरी इंसिडेंट वेव जा रही है ऐसे। अच्छा, टकराई और टकरा के ये जो इंसिडेंट वेव है ये अब यहां पे क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ये देखो ना, यहाँ पे हमने भी पीछे पढ़ा था कि टकरा के बैक आना है। अच्छा, अब हमने कल डिस्कस किया था कि जब टकरा के बैक आना है तो ये जो जगह है जहां से बैक आना है वो दो जगह हो सकती हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट हो सकता है और एक आपका ओपन एंड हो सकता है। तो हमने कहा था जब अगर फिक्स्ड होगा तो देयर विल बी अ फेज रिवर्सल, और अगर वो आपके पास ओपन एंड होगा या रेयर मीडियम होगा जहां से रिफ्लेक्शन हो रही है तो फेज रिवर्सल नहीं होगा। तो हमने कल ये बात डिस्कस की थी कि रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से होती है वो सरफेस दो टाइप का होता है, एक फिक्स्ड सरफेस टेंसर मीडियम, उसमें क्या होगा, टकराने के बाद जो आपकी वेव वापस आएगी उसका जो फेज होगा वो इंसिडेंट से 180 आगे हो जाएगा, उसके अंदर फेज का डिफरेंस आ जाएगा कितना, 180, फेज रिवर्सल हो जाएगा। तो क्रेस्ट बैक आएगा एज ट्रफ, कंप्रेशन बैक आएगी एज रेयरफेक्शन। और अगर ये वाला जो आपका फेस है जहां पर वो रिफ्लेक्शन हो रही है, अगर वो सरफेस जहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है वो ओपन एंड है या वो रेयर एंड है, तो फिर जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसमें फेज रिवर्सल नहीं होगा। क्रेस्ट विल कम बैक एज क्रेस्ट, ट्रफ विल कम बैक एज ट्रफ, कंप्रेशन विल कम बैक एज कंप्रेशन, रेयरफेक्शन विल कम बैक एज रेयरफेक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है। पर अगर मैं यहां पे नोटिस करूं तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि सेम मीडियम में ये देखो ये इंसिडेंट वेव भी ट्रेवल कर रही है, सेम मीडियम में ये रिफ्लेक्टेड वेव भी ट्रेवल कर रही है, और जब एक ही मीडियम में ये दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी तो दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, क्योंकि डिस्टरबेंस एक आपने प्रोड्यूस की थी उसी से ये इंसिडेंट बनी है, और टकराने के बाद जो बैक आ रही है तो वो भी आप ही वाली डिस्टरबेंस के कारण बनी है। तो वो जो आपने फ्रीक्वेंसी दी थी, जो आपने जो एम्पलीट्यूड दिया था, जो आपने वेवलेंथ दी थी, वो सब यहाँ पे सेम है, बट दोनों वेव्स कैसे ट्रेवल कर रही हैं? ऑपोजिट। तो अब ये याद रखना है कि स्टैंडिंग वेव्स कब बनेंगी? जब एक इंसिडेंट वेव होगी और एक उसकी रिफ्लेक्टेड वेव होगी, दोनों एक साथ एक ही मीडियम में क्या करेंगी? मिल जाएंगी। तो जो आपकी वेव बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग वेव। हाँ जी, ठीक है जी। अब ये जो स्टैंडिंग वेव आप ऑब्जर्व करोगे, ये अलग अलग आपको डिवाइसेस में ऑब्जर्व होंगी, अलग अलग डिवाइसेस में आप स्टैंडिंग वेव को ऑब्जर्व कर सकते हो। वन जो हम अभी कर रहे हैं, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, जो भी मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं अगर एक रस्सी ले लूं, उसके दो एंड फिक्स कर दूं और फिर मैं यहां पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करूं, तो एक मैंने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की तो वो इंसिडेंट हो गई, टकरा के जो वापस आएगी वो रिफ्लेक्टेड होगी, दोनों एक ही मीडियम में एक ही टाइम पे प्रोपेगेट कर रही है, तो आपको जो नजर आएगा वो रिजल्टिंग वेव होगी। तो आपको रिजल्टिंग वेव नजर आएगी। तो यहां पर हमारे पास लेट अस से ये एक स्ट्रिंग है, और ये जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं इसकी हमने जो लेंथ ली वो लेट अस से एल लेंथ ले ली, और मैंने ये जो पॉइंट है इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, तो यहाँ पे मैंने एक्स 0 मान लिया, क्योंकि मेरी वेव ने जब ऐसे ऐसे ट्रेवल करना है तो हमने क्या कहा था कि वेव को जब पढ़ना है तो एक जगह लेनी है जहां से पढ़ना है, तो मैंने ये एक्सट्रीम लेफ्ट को ओरिजिन मान लिया। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट को ओरिजिन मान लिया तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ मेरा एक्स क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे मेरे एक्स हैं, तो जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ ये सारे मेरे पॉइंट्स एक्स हैं, और ये सब पॉइंट्स का एक्स अलग अलग है, सब पॉइंट्स का एक्स अलग अलग है। तो आपकी जो स्ट्रिंग का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है उसका एक्स कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो अगर मैं ये वाला बिल्कुल मिड वाला पॉइंट लूंगा, इसका एक्स एल बाय 2 होगा, इसके बीच यहाँ लूंगा तो इसका एक्स एल बाय 4 होगा, ये वाला लूंगा तो इसका एक्स 3 एल बाय 4। तो जैसे जैसे आप इस स्ट्रिंग पे देखोगे
तो आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, सबका एक्स क्या है, अलग है, डिफरेंट है। हाँ जी ठीक है जी। और मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ये इंसिडेंट वेव को प्रोपेगेट कराया। तो जब मैंने यहाँ पे ये इंसिडेंट वेव को प्रोपेगेट कराया तो मेरी जो इंसिडेंट वेव इक्वेशन बनी, वो मेरे पास बन गई y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब माइनस क्यों, हमने क्या कहा था कि जब हमारी वेव और पॉजिटिव एक्स सेम डायरेक्शन में हो तो यहां पे ये माइनस के एक्स आता है, और अगर आपकी वेव पॉजिटिव एक्स के ऑपोजिट हो तो फिर प्लस के एक्स आता है। तो माइनस के एक्स कब आएगा, जब आप पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर दे। पहले तो अगर यहां पे एग्जामिनर कभी माइनस के वाई लिख दे तो आपकी वेव एक्स में नहीं ट्रेवल कर रही, किस में ट्रेवल कर रही है, वाई एक्सिस में। और माइनस का मतलब वो पॉजिटिव वाई में नहीं जा रही, किधर जा रही है, नेगेटिव वाई। अगर आपके एग्जामिनर ने यहां पे ऐसे जेड लिख दिया तो आपकी वेव किधर ट्रेवल कर रही है, जेड एक्सिस में। माइनस के जेड लिखा है तो जेड एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, और माइनस का मतलब कि आपकी जो वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो आपकी वेव अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो यहां माइनस आएगा, और यहां पे जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वो आएगा। हाँ जी ठीक है जी। तो हमारे पास ये आ गया ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये मेरी गिवन इंसिडेंट वेव है, ये मेरी गिवन इंसिडेंट वेव है, आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इसमें अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरा जो ये ओमेगा है, यहां से मेरे को टाइम पीरियड मिलेगा, और ये जो के है के, यहां से मुझे वेवलेंथ मिलेगी। ये जो के है यहां से मुझे वेवलेंथ मिलेगी। एंड अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो स्पीड ऑफ वेव हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी ओमेगा बाय के। ये सब हम पहले कर चुके हैं। और क्योंकि मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, स्ट्रिंग, तो हमने क्या कहा था कि इन स्ट्रिंग जो वेव आती है वो कौन सी आती है, ट्रांसवर्स। और हमने डिस्कस किया था कि वो जो वेव है उसकी जो स्पीड है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। तो ये जो स्पीड ऑफ वेव ये हमने पहले निकाला है कि एक स्ट्रिंग को अगर मैं वाइब्रेट कराऊं तो उसके अंदर जो वेव की स्पीड होती है, स्पीड वो कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। वे टी क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, और एम क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और अब आपने क्या नोटिस किया कि यहां टकरा के आपकी अब वेव क्या करेगी, वापस आएगी। तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड वेव होगी इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, हाँ जी बता सकते हो, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या बनेगी, आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये प्लस समझ में आ गया क्यों, क्योंकि आपकी जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स के ऑपोजिट जा रही है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये जहां रिफ्लेक्शन हो रही है ये हमारा फिक्स्ड एंड है, आपने इसको बांधा हुआ है, फिक्स किया हुआ है। तो हमने क्या कहा था कि एट फिक्स्ड एंड देयर विल बी अ फेज रिवर्सल। तो अगर फेज रिवर्सल होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये पाई। तो ये पाई आपने क्यों डाला, बिकॉज देर इज रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड एंड, और अगर फिक्स्ड एंड पे रिफ्लेक्शन होगा तो देर विल बी अ फेज रिवर्सल। ठीक है जी, तो ये फेज रिवर्सल हो गया। अच्छा अभी अगर फेज रिवर्सल हो गया तो यहां पे जो मेरा y2 बना, ये 180 हटाओगे तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं 180, ये 180, ये सारा थीटा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस साइन थीटा। तो हो गया माइनस आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि सेम मीडियम में ये दोनों वेव्स
प्रोपेगेट कर रही हैं, सेम मीडियम में दोनों वेव्स प्रोपेगेट कर रही हैं। तो ये दोनों मिलेंगी तो स्ट्रिंग के अंदर जो आप देखोगे वो 1 और 2 नहीं दिखेगा, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा। क्या दिखेगा? इनका कंबाइंड इफेक्ट। रिजल्टिंग वेव नजर आएगी आपको, दो वेव्स नहीं नजर आएंगी आपको, रिजल्टिंग वेव नजर आएगी। तो यहां पे जो रिजल्टिंग वेव होगी, रिजल्टिंग वेव फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली रिजल्टिंग वेव निकालना चाहता हूं तो वो मेरी जो रिजल्टिंग वेव होगी उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y1 प्लस y2। तो जब मैं ये y1 प्लस y2 करूंगा तो ये जो मेरे पास गिवन y1 प्लस y2 आएगा, ये आप अब r साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। हाँ जी, क्लियर है जी? ये यहां तक क्लियर है जो कर रहे हैं हम? कोई डाउट तो नहीं है? अब ये जो प्लस वाला है इसको मैं पहले लिखना चाहता हूं, तो मैंने माइनस बार निकाल लिया। तो मैंने यहाँ पे ये माइनस बार निकाल लिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो प्लस वाली वैल्यू इसको मैं पहले लिख लूं। तो ये आर तो कॉमन निकल गया था, तो ये आपके पास, इसको जब आप सॉल्व करोगे माइनस बार निकालो तो आपके पास ये वैल्यू आ गई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहां पे हम साइन सी माइनस साइन डी अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन है। तो अगर मैं ये वाला रिलेशन यहाँ पर यूज करूँ तो मेरे पास जो गिवन रिजल्टिंग वैल्यू बनेगी माइनस आर कॉस ऑफ, इन दोनों को आपने ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो इन दोनों को ऐड करो, ये बन गया 2 ओमेगा टी बाई 2 एंड देन साइन ऑफ, अब इन दोनों को माइनस करो, तो जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2 के एक्स बाई 2। तो हमारे पास ये जो रिजल्टिंग वेव इक्वेशन बनी, ये रिजल्टिंग वेव इक्वेशन होगी माइनस ट्वाइस ऑफ आर साइन ऑफ के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास गिवन रिजल्टिंग वेव बन गई। एंड ये जो रिजल्टिंग वेव बनी, दिस इज योर स्टैंडिंग वेव, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये आपकी जो स्टैंडिंग वेव है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग। क्योंकि अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग टाइप की वेव्स बनेंगी, तो ये स्ट्रिंग के अंदर जो स्टैंडिंग वेव बनी, ये उसका आपके पास रिजल्ट आ गया। हाँ जी, ठीक है जी, यहां तक पता लग गया। अब अगर मैं इसको नोटिस करूं तो यहां पे देखो मेरा x 0 है, यहां पे मेरा जो x है वो l है। अभी मैंने लिया ना, पूरी लेंथ l ली थी मैंने। तो यहां पे देखो आपने ये वाला जो एंड है ये आपका फिक्स एंड है, और ये वाला जो एंड है ये भी आपका फिक्स्ड एंड है। तो ये दोनों ही आपके एंड फिक्स्ड हैं। अगर ये दोनों एंड फिक्स्ड है तो इन दोनों ने कभी भी अप डाउन नहीं होना, तो फिक्स रहेंगे, इन्होंने अप डाउन नहीं होना। तो अगर ये दोनों एंड मतलब एट एक्स 0 एंड एट एक्स एल, योर पार्टिकल दैट इज स्ट्रिंग विल नॉट ऑसिलेट, क्योंकि फिक्स की हुई है। समझ में आ रहा है? ऑसिलेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसको स्ट्रिंग के दो एंड आपने क्या किए हुए हैं?
फिक्स किए हुए, तो पूरी स्ट्रिंग में अप डाउन मोशन होगा, पर ना जीरो वाले पार्टिकल का अप डाउन मोशन होगा ना एल वाले। तो यहां पे हम क्या नोटिस करेंगे, यहां पे हम नोटिस करेंगे कि एट एक्स जीरो एट एक्स एल योर एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल विल बी जीरो। पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, जीरो होगा। अब जब मैंने ऑसिलेशंस पढ़ा था तो मैंने ऑसिलेशन में पढ़ा था y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, मैंने कहा था ये एस एच एम होता है, या फिर मैंने कहा था y इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी, ये क्या होता है एस एच एम। और फिर मैंने कहा था इसमें ये जो आर होता है आर, ये क्या होता है एम्पलीट्यूड। हाँ जी ठीक है। अब जरा ध्यान से नोटिस करो, y इज इक्वल टू ये टर्म कॉस ओमेगा टी, इसको यहां से कंपेयर करो, y इज इक्वल टू ये वाली टर्म को r मान लो, तो y इज इक्वल टू ये वाली टर्म कॉस ओमेगा टी, तो एस एच एम ही चल रहा है। पर इस एस एच एम में आप क्या नोटिस कर रहे हो, इस एस एच एम में आप नोटिस कर रहे हो कि ये आपका एम्पलीट्यूड है। तो इन स्टैंडिंग वेव, इन स्टैंडिंग वेव योर एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, हाँ जी क्या बनेगा 2r साइन के एक्स। ये स्टैंडिंग वेव में ये एम्पलीट्यूड होगा, मतलब ये r क्या था, अगर आप ध्यान से नोटिस करो r सिंगल वेव का एम्पलीट्यूड था। यहां पे देखो, ये देखो सिंगल वेव, वो जो वेव 1 थी उसका एम्पलीट्यूड r था। ये देखो ये जो वेव 2 थी उसका एम्पलीट्यूड क्या है r है। दोनों वेव्स जो आपकी प्रोपेगेट कर रही है, अगर एक ही वेव प्रोपेगेट करती तो सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड क्या था r, मतलब अगर सिंगल एक वेव प्रोपेगेट करती तो इस पूरी स्ट्रिंग में जितने भी पार्टिकल्स थे सबका एम्पलीट्यूड क्या था r था। आप यहां पे x बदलते जाओगे, ये x बदलते जाओगे, तो ये पार्टिकल्स ऑन द स्ट्रिंग बदलते जाएंगे। x बदलोगे तो स्ट्रिंग का जो पार्टिकल है वो बदलेगा, लेकिन हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, ये साइन से पहले एम्पलीट्यूड है, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा सेम होगा। पर अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि जो आपकी स्टैंडिंग वेव बनी उसमें आपका जो रिजल्टिंग वेव है उसका ये एम्पलीट्यूड है, और ये जो आप एम्पलीट्यूड देख रहे हो इसमें देखो ये x के साथ a बदल रहा है। मतलब कि अगर मेरा पार्टिकल, ये मेरा x है, तो ये x जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा तो इस पार्टिकल का x डिफरेंट होगा। अगर मैं आगे जाऊंगा तो ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का x, तो इस पूरी स्ट्रिंग पे अलग अलग पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल का x डिफरेंट होगा, और अगर हर पार्टिकल का x डिफरेंट होगा तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट होगा। डिफरेंट पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। तो ऑन द स्ट्रिंग डिफरेंट पॉइंट्स विल ऑसिलेट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो हम यहां पे क्या नोटिस कर रहे हैं, हम यहां पे नोटिस कर रहे हैं दैट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन स्ट्रिंग एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंट। तो अगर मैं स्ट्रिंग को देखूंगा तो स्ट्रिंग पे सारे पॉइंट्स एक एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट नहीं करेंगे, और अगर सारे पॉइंट्स एक एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट नहीं करेंगे तो मैं यहां पे ऑब्जर्व करूंगा कि किसी का एम्पलीट्यूड कम होगा, किसी का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। और यहां पे देखो ये जो 2r है, 2r ये तो कांस्टेंट है, 2r कांस्टेंट है, और साइन की वैल्यू आपको पता है, साइन की वैल्यू चेंज होती है फ्रॉम 0 to 1। साइन 0 भी होता है, साइन की वैल्यू 0 भी होती है, साइन की वैल्यू 1, इससे ऊपर नहीं होती, साइन की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं होती। इसका मतलब कि ये जो एम्पलीट्यूड आएगा ये कुछ पॉइंट्स के लिए 0 भी आएगा, जैसे ये देखो ये 0 आ रहा था, और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जिनके लिए ये साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और जब मैक्सिमम होगा तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। और बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जिनका एम्पलीट्यूड 0 भी नहीं है, मैक्सिमम भी नहीं है, पर वो 0 मैक्सिमम के बीच में है। तो हम यहां पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग
एम्पलीट्यूड पे क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। पॉइंट्स ऑसिलेटिंग विद जीरो एम्पलीट्यूड, पॉइंट्स ऑसिलेटिंग, पॉइंट्स ऑसिलेटिंग with zero amplitude are called nodes। वो जो पॉइंट जीरो एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नोड्स। उनको क्या बोलेंगे, नोड्स। तो यहां पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये जो x0 है और ये जो xl है, ये मेरे लिए x0 और xl मेरे लिए क्या है, नोड्स हैं। क्यों नोड्स हैं, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो है। वो तो देख के पता लग रहा है क्योंकि उनको फिक्स किया हुआ है, तो उन्होंने हिलना ही नहीं है। पर इस स्ट्रिंग के अंदर भी ऐसे, इस स्ट्रिंग के अंदर भी ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो कभी नहीं हिलेंगे। हम नोटिस करेंगे आगे कि कुछ पॉइंट्स आएंगे जो कभी नहीं हिलेंगे, और उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, नोड्स। एंड पॉइंट्स ऑसिलेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड are called एंटीनोड्स। तो जो पॉइंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेंगे उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, एंटीनोड्स। तो एंटीनोड्स वो होंगे, एंटीनोड्स वो होंगे जिनका जो एम्पलीट्यूड है वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उनको हम एंटीनोड्स कहेंगे। और जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो होगा, जिनका एम्पलीट्यूड जीरो होगा उनको हम क्या कहेंगे, नोड्स कहेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो जब भी स्टैंडिंग वेव बनेगी तो स्टैंडिंग वेव में आप क्या नोटिस करोगे कि जितने भी पॉइंट्स होंगे सबकी जो गिवन ऑसिलेशंस होंगी वो सेम नहीं होंगी। कोई पार्टिकल बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, कोई ऐसा होगा जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका एम्पलीट्यूड होगा ही नहीं, वो वाइब्रेट ही नहीं करेंगे। जो वाइब्रेट नहीं करेंगे उनको हम क्या कहते हैं, नोड्स। अब देखो, हमने, अगर आप नोटिस करो, हमने क्या कहा था कि मैं जब बोलता हूं तो मैं एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करता हूं, फिर वो अगले को, फिर वो अगले को, फिर वो अगले को, फिर वो अगले को, ऐसे डिस्टर्बेंस हो रही है। यहां पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो पहले वाला पार्टिकल है वो अपना ऑसिलेट कर रहा है, अगला अपना ऑसिलेट कर रहा है, अगला, और सबकी एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। और फिर आगे जाके एक ऐसा पार्टिकल भी आएगा जो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा, पर उसके बाद आगे फिर कोई ऑसिलेट कर रहा है। तो यहां पे क्या हुआ कि एक से पहले वाला ऑसिलेट नहीं कर रहा पर अगला ऑसिलेट कर रहा है, तभी हम इसको स्टैंडिंग वेव कह रहे हैं। हम स्टैंडिंग वेव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो वेव बनती है वो एक रीजन में, बस एक कंसाइज रीजन में बनती है। कौन से रीजन में बनती है, जहां पे दो चीजें हैं, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड। जितने रीजन में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड मिल जाएंगी, बस उतने रीजन में ये कौन सी वेव बनेगी, स्टैंडिंग वेव। इसीलिए इसको स्टैंडिंग कह रहे हैं कि ये जो वेव है ये एक बस लिमिटेड रीजन में होती है, और वो लिमिटेड रीजन में ये जब होती है तो एक पार्टिकल दूसरे को अब इफेक्ट नहीं कर रहा। हर पार्टिकल अपनी अपनी ऑसिलेशन कर रहा है, अपने में मस्त है, वो अगले को अब डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि नोड जो है वो रेस्ट पे है और नोड के अगले वाला ऑसिलेट कर रहा है, उसके अगले वाला और ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है, उसके अगले वाला सबसे ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है। इसका मतलब हर पार्टिकल एक दूसरे की ऑसिलेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव। तो ये जो आपके पास गिवन x0 है, तो अगर मैं यहां पे x0 पुट करूं तो देखो ये x0 पे ये साइन 0 हो जाएगा। तो जब साइन 0 हो जाएगा तो मेरा a भी क्या आ जाएगा, 0। तो वो तो मेरे को पता ही है कि आना चाहिए क्योंकि नोड बन रहा है, वो तो हमने पहले ही कहा है कि ये हमारा क्या है, नोड। अच्छा, अब x को मैंने ले लिया l, तो जब मैंने x को यहां पे l लिया तो ये जो मेरा एम्पलीट्यूड है ये क्या बना, 2r साइन kl। अच्छा, अब ये जो 2r साइन kl है ये क्या होना चाहिए, 0। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि ये वाली पोजीशन जो है वो आपका क्या है, नोड। और नोड का क्या मतलब होता है, जिसका एम्पलीट्यूड 0 है। हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं।
अगर मैं ये फॉर्मूला लूं तो इस फॉर्मूले में मैंने x को पुट कर दिया तो आ गया KL। अच्छा KL तो पुट कर दिया, पर मेरे को पता है कि जो मैं अभी केस डिस्कस कर रहा हूं उस केस में ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, नोड है। अगर ये नोड है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2r साइन KL है ये क्या होना चाहिए, 0। अच्छा अगर ये 0 होना चाहिए तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो साइन ऑफ KL है ये 0 हो गया। अब ये जो साइन ऑफ KL है ये 0 हो गया, तो साइन की वैल्यू 0 कब होती है, साइन 0 इज 0, साइन 180 इज 0, साइन 360 इज 0। मतलब साइन की वैल्यू, साइन 0 0 होता है, पर साइन 0 अकेला 0 नहीं होता, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 360 भी 0 होता है। हाँ जी ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि साइन 0 इज 0, साइन 180 इज 0, साइन 360 इज 0, साइन 540, मतलब 180 और ऐड कर दो 360 में तो 540 बन जाएगा, वो भी क्या है 0। 720 आप 360 में और 360 ऐड कर दो तो 720, वो भी क्या बनेगा 0। तो इसका मतलब मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि साइन 0 जो है वो 0 है, साइन 180 जो है वो भी 0 है, 180 को हम पाई कहते हैं। साइन 360 को हम क्या कहेंगे 3 पाई, ये भी क्या है 0। साइन 360 को हम क्या कहेंगे 2 पाई, तो ये भी क्या हो गया 0। अच्छा मैंने कहा अगर मैं 180 और ऐड कर दूं मतलब 540 तो ये भी क्या आएगा 0। अगर मैं यहां पे 4 टाइम्स कर दूं 720, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहां पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे में करता रहूं, हर बार आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, मैं नोटिस कर रहा हूं कि ये जो KL है इसकी वैल्यू होगी n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर 0 1 2 3। अब एक मिनट रुक जाना, पहले देख लो 0 1 2 3, पर ये देखो अगर मैं n को 0 पुट करूंगा तो ये पहले वाला केस आ जाएगा, जो ये x0 वाला बन रहा है पहले वाला केस आ जाएगा। तो पहले वाला केस तो हो ही चुका है, तो मैं इसको 0 की जगह शुरू करने की जगह कहां से शुरू करूंगा 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये n इंटीजर हो गया। मैं 0 से क्यों नहीं शुरू कर रहा, क्योंकि ये देखो ये साइन 0, ये देखो यहां पे अगर आप x को 0 पुट करोगे तो साइन 0 आ चुका है पहले, x0 पे साइन 0 आ गया है, XL पे साइन 0 नहीं बनेगा, मतलब साइन की वैल्यू जो 0 है वो नहीं बनेगी। 0 के बाद दोबारा आंसर 0 कब आएगा 180, तो x0 पे साइन 0 हो गया, पर अगली बार साइन की वैल्यू 0 कब होगी 180 पे, तो 180 मतलब यहां पे ये 1, फिर 360 तो ये 2, फिर 540 तो यहां पे ये 3, तो ये जो n है n पाई, तो KL की वैल्यू जब आप इस KL की वैल्यू को n पाई लोगे, यहां पे n पाई लिखोगे तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और ये जो k है k, ये क्या है, ये है 2 पाई बाय लेमडा। ये जो k आप देख रहे हो ये 2 पाई बाय लेमडा है। तो यहां से मैंने क्या नोटिस किया, मैंने यहां से नोटिस किया कि लेमडा जो बना इसमें ये जो पाई है और ये पाई, ये दोनों कैंसिल हो गए पाई पाई, तो ये जो हमारा लेमडा बना ये हमारे पास कितना बन गया, ये बन गया 2L बाय n। ये हमारे पास लेमडा बन गया, दैट इज 2L बाय n, वेयर वेयर n is 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये मैंने फिर निकाला क्या, ये आया क्या है, ये वेवलेंथ आई है। किसकी वेवलेंथ आई है, स्टैंडिंग वेव की। किसकी वेवलेंथ आई है, स्टैंडिंग वेव की। किसमें, स्ट्रिंग में। और मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि अगर मैं n को बदलूंगा, अगर मैं n को 1 लूंगा तो एक वेवलेंथ आएगी, अगर मैं n को 2 करूंगा तो वेवलेंथ का आंसर बदल गया, अगर मैं n को 3 करूंगा तो वेवलेंथ का आंसर बदल गया। इसका मतलब इस स्ट्रिंग में एक टाइप की स्टैंडिंग वेव नहीं बनती, इस स्ट्रिंग में अलग अलग स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी जिनकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी। अब जैसे देखो मैं बोल रहा हूं, आप बोलोगे, आपको पता चल जाएगा कि यार ये सर बोल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा यार ये मेरा फ्रेंड बोल रहा है, आपको पता चल जाएगा ये मेरा भाई बोल रहा है, आपको पता चल जाएगा पापा बोल रहे हैं।
क्यों? क्योंकि सबकी साउंड में थोड़ा सा फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग है। हम जब बोलते हैं तो हमारी जो यहाँ से वोकल कॉर्ड से जब हम वाइब्रेशन करते हैं और जब हम वर्ड्स बनाते हैं तो उस टाइम हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी है जिस पे हम बोल रहे हैं, और हर किसी की अपनी फ्रीक्वेंसी है। और जब आपको सेम साउंड सुनाई देती है तो उस टाइम दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम होती है। तो जैसे कई वो मिक्री करते हैं, बिल्कुल हम कहते हैं यार उसके जैसे बोल रहा है, तो उसके जैसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो अपने अंदर से वो जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है वो सेम वही वाली निकाल रहा है जो बंदा निकालता है। तो हम सबकी साउंड में थोड़ा इसलिए फर्क है क्योंकि हम सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट है। लेकिन हम सब जब बोल रहे हैं तो हम सबकी जो साउंड है वो एयर में ट्रेवल कर रही है, और एक मीडियम में वेव की स्पीड कांस्टेंट होती है। तो मैं जब बोल रहा हूं तो मेरी साउंड की स्पीड आप बोलोगे, आपके साउंड की स्पीड इस कमरे में सेम होगी, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग है। ऐसे ही जब मैं स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग में बनाऊंगा तो वो स्ट्रिंग के अंदर एक स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी, अलग अलग टाइप की बनेगी। डिपेंड करेगा कि आपने कौन से वाली टाइप को जनरेट किया। एट अ गिवन टाइम एक टाइप की स्टैंडिंग वेव बनेगी, पर आप चाहो तो स्टैंडिंग वेव को अंदर बदल सकते हो। क्या बदल सकते हो? उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी वेवलेंथ को। तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें अलग अलग टाइप की स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी, पर जो भी बनेंगी उनकी जो वेवलेंथ आएगी वो इस रिलेशन से आएगी। कौन से रिलेशन से? 2L/N। जैसे N1 ले लो तो वेवलेंथ 2L आ गई, N2 ले लो तो वेवलेंथ 2L आ गई, 2L/2 मतलब L आ गई। N3 ले लो तो वेवलेंथ 2L/3 आ गई। तो ये क्या है? दिस इज योर वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव बन रही है ये वो वेवलेंथ है। और अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो दिस इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ। ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज है क्योंकि आप एन को बदलते जाओ तो लैम्डा बदलता जा रहा है। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला कि एक गिवन मीडियम में स्पीड सेम रहती है, तो यहां पे जो स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, तो क्योंकि आप स्ट्रिंग ले रहे हो ना, और स्ट्रिंग में आपने जो स्पीड पढ़ी है वो आपने पीछे क्या पढ़ी है कि एक स्ट्रिंग में जो स्पीड होती है वो अंडर रूट ऑफ T/M होती है। हम ड्राइव कर चुके हैं कि एक स्ट्रिंग के अंदर जो स्पीड होती है वेव की वो अंडर रूट ऑफ T/M होती है। तो चाहे वेवलेंथ कुछ भी हो, स्पीड सेम रहेगी। कितनी रहेगी? अंडर रूट ऑफ T/M। T क्या है? टेंशन। और M क्या है? लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, अगर मैं वो फ्रीक्वेंसी निकालूं तो हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्पीड बाय वेवलेंथ हो जाएगी। तो स्पीड हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास स्पीड बाय वेवलेंथ। तो स्पीड हमारे पास ये अंडर रूट ऑफ T/M, और वेवलेंथ की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो वो नीचे रेसिप्रोकल है, तो ये आ गया 2L/N। तो ये आप क्या नोटिस कर रहे हो? ये जो आप रिलेशन देख रहे हो, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग। और यहां पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो एक स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव बन रही है ये उसकी सारी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं। हाँ जी, ठीक है जी। ये समझ में आ गया क्या किया हमने? क्लियर है ये? ठीक है।
तो एक स्ट्रिंग के अंदर जब आप चाहोगे तो आप ऐसे स्टैंडिंग वेव्स को जनरेट करोगे। तो अब वो जो अलग अलग स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी उनको हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अलग अलग कौन कौन सी स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं इसमें। जैसे मैंने कहा ना कि इस स्ट्रिंग में एन को बदलोगे तो वेवलेंथ बदल जाएगी, और वेवलेंथ बदलने से क्या होगा कि अलग अलग स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, मतलब होंगी वो स्टैंडिंग वेव ही, पर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होंगी। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टैंडिंग वेव्स को हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।